हेलो डियर्स। तो लेक्चर नंबर 5 वेक्टर्स चैप्टर फिजिक्स विद्यान 8234 लेक्चर नंबर 5 हम अब शुरू कर रहे हैं कि लेक्चर नंबर 4 लेक्चर नंबर 3 2 हमने किए हैं 1 इसके साथ साथ हमने किए हैं और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हमने किए, लेकिन लेक्चर नंबर 5 में कुछ जनरल से डिस्कशन है, ग्राफ्स हैं जो कि एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादातर आते रहते हैं, तो वो हम आज स्टडी करेंगे। हमने एंगल को फाइंड करना मतलब डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला लिखा था कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय एक्स कंपोनेंट। ज़्यादातर बुक्स इस तरह लिखते हैं कि एफ वाई डिवाइड बाय एफ एक्स, कंफ्यूज नहीं होना, बस सिंपल है वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय एक्स कंपोनेंट। तो इसके लिहाज से हमने इसके ऊपर एमसीक्यूज करने हैं, ना कि सिर्फ इस फार्मूले पर एमसीक्यूज करने हैं जो कि ग्राफ्स हैं, कोऑर्डिनेट्स है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट्स और थर्ड कोऑर्डिनेट, उसके ऊपर हमने एमसीक्यूज करने हैं अभी कि किस तरह हम एमसीक्यूज करेंगे और किस तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट से फार्मूले के लिहाज से किस तरह चेंज है, और सेकंड थर्ड के लिहाज से और थर्ड फोर्थ के लिहाज से, फोर्थ फर्स्ट फोर्थ सेकंड के साथ इस कंपैरिजन के थ्रू हम करेंगे ये डिस्कशन, पूरे के पूरे डिस्कशन हम करेंगे। हमारे साथ रहें आखिरी तक, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। तो सबसे पहले हमने इस फार्मूले को हमने पढ़ा था कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय एक्स कंपोनेंट। हमने टेंजेंट को उस साइड पे ले जाना है, तो थीटा मेरे पास रह जाएगा टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स। ये वाई कंपोनेंट, ये एक्स टेंजेंट को सिर्फ इस साइड पे कर दिया मैंने। तो मैंने ये करना है, ये हम कन्वेंशनली फिजिक्स में किस तरह लेते हैं थीटा को, एंगल जो होता है एंगल थीटा जो होता है कन्वेंशनली हम एंटी क्लॉकवाइज हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, एंगल को कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव का मतलब है एंगल इंक्रीजमेंट मतलब कि एंगल इंक्रीज हो रही है, एंगल इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही है, एंगल इंक्रीज होती जा रही है। अगर एंगल उसी तरह हमारे पास कन्वेंशनली हम क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं क्योंकि ये डिक्रीजमेंट है, डिक्रीज इन एंगल है। क्या है? डिक्रीज इन एंगल है, मतलब कि एंगल डिक्रीज हो रही है। इसका क्या मतलब है? एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि ये पॉजिटिव होगी, एंगल इंक्रीजमेंट होगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव डिक्रीजमेंट। इसका मतलब ये है सिंपली, अगर हम ग्राफ के थ्रू देखें, ये है मेरे पास ग्राफ, तो देखें अगर एंगल इस तरह जा रही है, थीटा इस तरह जा रही है, ये क्या कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। जो घड़ी है वो इस तरह जा रही है, 1 2 3 इस तरह जाती है ना, 4 इस तरह जाती है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। किस साइड पर? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के अपोजिट जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। तो ये एंगल इंक्रीजमेंट, ये 0 है इसके ऊपर, ये 90 है, ये 180 है, ये 270, और इधर दोबारा एक चक्कर मुकम्मल होने के बाद 360 बनती है। तो एंगल इसमें इंक्रीजमेंट हो रही है, एंगल की इंक्रीजमेंट हो रही है। इसका मतलब ये है कि एंगल पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये पॉजिटिव है, एंगल इंक्रीज हो रहे हैं 0 से 90, 90 के बाद 180, 180, 270, 270 के बाद 360 इंक्रीज हो रही है। कन्वेंशनली हम इसको पॉजिटिव दे। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि ये वाला डिस्कस करें कि क्लॉकवाइज हमारे पास डिक्रीजमेंट, ये मेरे पास क्या है? एंगल है, ये क्या है? ग्राफ, इधर 0 डिग्री, इधर 90, इधर 180, इधर 270, मुकम्मल होने के बाद 360, 1 रेवोल्यूशन 360। अच्छा, इधर जब मैं इस साइड पे कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज, ये इंक्रीज हो रही थी, लेकिन अगर इधर से जा रहा हूं 360 से, ये 270 के बाद 180,
180 के बाद 90, 90 के बाद 0, 0, मतलब 360 से 0 पर आ गया, ये डिक्रीज है। क्लॉकवाइज हमारे पास नेगेटिव लेते हैं, क्यों नेगेटिव लेते हैं? क्योंकि ये डिक्रीज होती है। और एंटी क्लॉकवाइज हम इसको पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि ये इंक्रीज इन एंगल होती है। क्या इंक्रीज इन एंगल होती है? उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। पॉजिटिव हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि एंगल इंक्रीज होती जा रही है, और क्लॉकवाइज को हम क्या लेते हैं? डिक्रीज, नेगेटिव लेते हैं, इसलिए क्योंकि ये डिक्रीज इन एंगल है। क्या है? डिक्रीज इन एंगल है। तो देखें, हमने ग्राफ को ड्रा करना है और ग्राफ के थ्रू सब कुछ करना है। अभी ग्राफ का बहुत ही अहमियत है इधर इस लेक्चर में। अच्छा, तो याद रखें इस क्वाड्रेंट को फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको 0 डिग्री से लेकर 90 तक हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से इसे कहते हैं। 90 से लेकर 180 तक इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट को मैं क्यू के साथ बस डिनोट कर रहा हूं, क्यू के साथ मैं डिनोट कर रहा हूं, क्यू के साथ डिनोट कर रहा हूं। और 180 से लेकर 270 तक, 270 तक हर एक में 90 का डिफरेंस है। 90 इधर से फिर इधर तक 90, इधर से इधर तक फिर 90, इधर से इधर तक फिर 90, 90, 90 का डिफरेंस है। तो इसको मैं क्या? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के नाम से इसको कहा जाता है। और 270 से लेकर 361 रेवोल्यूशन, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट इसको कहते हैं। ये समझ आ गई? इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट हम कहते हैं। तो इसके बाद देखें, ये तो आपको समझ आ गई होगी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। आसान है। तो देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा देखें, इसके बाद इसमें x कंपोनेंट होता है, x कंपोनेंट, इसमें y कंपोनेंट भी होता है, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, इसमें भी x कंपोनेंट होता है, y कंपोनेंट होता है, इसमें x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, इसमें x कंपोनेंट, y कंपोनेंट। तो देखें, x कंपोनेंट इसमें हमेशा ऑल x ये हमारे पास पॉजिटिव होती है, ये भी पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसके में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अगर इधर आ जाए, पहले ये कर देते हैं, इसके बरकस ये नेगेटिव होते हैं। ये क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ये वाले सारे के सारे नेगेटिव, x y दोनों इसमें क्या है? नेगेटिव। x और इसकी तरफ आते हैं तो इसमें x जो होता है ये नेगेटिव होता है, y जो होता है ये पॉजिटिव होता है। x नेगेटिव, y पॉजिटिव। और इसके बरक्स, ये इसके बरक्स है, y इसमें नेगेटिव होता है और x जो होता है ये पॉजिटिव होता है। ये याद रखें, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, इसमें सारे के सारे नेगेटिव। और इसमें x कंपोनेंट नेगेटिव, y कंपोनेंट पॉजिटिव, और इसमें x कंपोनेंट पॉजिटिव, y कंपोनेंट नेगेटिव। ये होती, ये याद रखना है, ये याद रखना है। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा कि x और y कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा कि x कंपोनेंट नेगेटिव होता है और y कंपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा कि x y दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा कि x कंपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव होता है और y कंपोनेंट हमारे पास नेगेटिव होता है। तो देखें, अब हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये क्वाड्रेंट थी। तो इसके बाद हमने, ये तो x कंपोनेंट y कंपोनेंट था, अब हमने किया क्या है, x कंपोनेंट को हमने साइन कास के साथ किया था, x कंपोनेंट हमने कास के साथ किया था, और
जो y कंपोनेंट था वो हम साइन के साथ हमने किया था, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हमने इस तरह किए थे। तो देखिए क्या करना है इसमें, x कंपोनेंट y कंपोनेंट, ये तो आपने नोट किया होगा। दूसरा ग्राफ ड्रा करें, और ये मैं इसको मिटा देता हूं, इधर मिटा देता हूं। तो इसमें जो होता है साइन, जो साइन होता है क्या, साइन, इसमें हमारे पास क्या होता है, ये साइन जो होता है, साइन थीटा एंगल जो होती है साइन थीटा, ये हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है। इसमें cos थीटा क्या होती है, ये भी पॉजिटिव होती है, दोनों पॉजिटिव, cos थीटा साइन थीटा दोनों पॉजिटिव होती है। असल में एक जनरल बात इधर कह देता हूं, इसमें जो सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोस, हाँ वो साइन हो, cos हो, कोसेकेंड हो, कोटेंजेंट हो या फिर टेंजेंट हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे इसमें पॉजिटिव होते। ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी पॉजिटिव। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें साइन थीटा, इसमें cos थीटा, साइन थीटा इसमें नेगेटिव होता है, साइन थीटा इसमें नेगेटिव होता है, साइन थीटा इसमें नेगेटिव, साइन थीटा सॉरी साइन थीटा इसमें पॉजिटिव होता है, क्योंकि y कंपोनेंट हमारे पास ये था, यस y कंपोनेंट ये था, y किसी कंपोनेंट के साथ हम इसको लेते थे, साइन थीटा ये था, cos थीटा इसमें हमारे पास नेगेटिव होता है और साइन थीटा इसमें पॉजिटिव होता है, क्योंकि y कंपोनेंट के साथ हम साइन को लेते हैं, y कंपोनेंट को हम साइन के साथ लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम इस तरह लेते हैं, और इसके साथ साथ और cos थीटा को हम नेगेटिव में लेते हैं, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट में है, अब बिल्कुल ऑपोजिट में। तो इसमें साइन थीटा जो होती है वो नेगेटिव होती है और cos थीटा इसमें पॉजिटिव होती है, और इसमें साइन थीटा नेगेटिव, cos थीटा इसमें नेगेटिव, साइन थीटा नेगेटिव, cos थीटा नेगेटिव, cos थीटा साइन थीटा। तो इससे मैं एक और बात कह देता हूं कि मैंने पढ़ा है कि टेंजेंट थीटा is equal to sin theta divided by cos theta। इसका मतलब है sin डिवाइड बाय cos, पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर, टेंजेंट थीटा क्या हो गया, ये भी मेरे पास पॉजिटिव हो गया, क्योंकि मैंने कहा है कि ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी पॉजिटिव। तो इसमें देखें टेंजेंट थीटा sin डिवाइड बाय cos पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा, टेंजेंट थीटा नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, फिर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और इधर टेंजेंट थीटा पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, साइन डिवाइड बाय cos है, साइन डिवाइड बाय cos, फिर भी नेगेटिव ही आएगा, ये है, ये था एक ग्राफ, छोटा सा ग्राफ। इसके बाद हम करेंगे कि किस तरह x कंपोनेंट y कंपोनेंट, ये मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रही है कि वेक्टर में ये कहाँ से आ गया कि x कंपोनेंट का ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये किस तरह होता है। तो अब हम इसके बाद स्टडी करेंगे, वेक्टर की तरफ आते हैं कि मैं ये क्या बोल रहा था, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं कि वेक्टर को किस तरह लेते हैं और किस तरह ये नेगेटिव पॉजिटिव होती हैं। तो देखें मैं एक बड़ा सा ग्राफ ड्रा कर देता हूं, ये है ग्राफ, इधर 0 एंगल, इसके साथ इधर 360 तक भी आएगा, और इधर 90, इधर 180, 270 के बाद 360, और रिवॉल्यूशन कंप्लीट। अच्छा ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा मैंने कि इसमें x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों क्या है, पॉजिटिव है, x कंपोनेंट y कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये है, लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, मैंने ड्रा किया, और ये वेक्टर लेट्स सपोज a का नाम मैं इसको दे देता हूं, a का नाम दे रहा हूं, ये है 3i प्लस 2j, ये मैं दे रहा हूं लेट्स सपोज। तो देखिए इसमें 3 जो है पॉजिटिव नंबर है, +3 है, नेगेटिव तो नहीं, -3 तो नहीं है ना, मतलब कि ये x कंपोनेंट जिसके साथ i हो मेरे पास x कंपोनेंट होता है, तो ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव 3 है, मतलब कि ये तो पॉजिटिव हो गया, x कंपोनेंट पॉजिटिव, और +2j,
एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। ये होता किस किस क्वाड्रेंट का है ये वेक्टर? अगर ये हमें मालूम ना, ये सिर्फ ये मालूम हो तो हम कह सकते हैं कि 3 हमारे पास पॉजिटिव है, 2 पर हमारे पास पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये क्या है मेरे पास? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो देखें अगर इसके साथ साथ हम कहें कि दूसरा वेक्टर है मेरे पास, लेट्स सपोज मैं इस वेक्टर को ले रहा हूं, मैं इस वेक्टर को ले रहा हूं। अच्छा, इसको मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास लेट्स सपोज एक वेक्टर है बी, जिसका है -3i + 2j। अब देखें -3i मतलब कि x कंपोनेंट्स का क्या है? नेगेटिव है, और y कंपोनेंट्स का क्या है? पॉजिटिव है। -3i + 2j, x कंपोनेंट्स का क्या है? नेगेटिव, -3 और y कंपोनेंट +2, ये प्लस है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। x कंपोनेंट्स का क्या है? नेगेटिव, और इसका y कंपोनेंट पॉजिटिव। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, तो देखें लेट्स सपोज ये मेरे पास एक तीसरा वेक्टर है जिसको मैं c का नाम दे देता हूं, c का नाम दे रहा हूं। हमने पढ़ा था -3i + 2j, मतलब ये है सॉरी -2j। थर्ड क्वाड्रेंट हमने पढ़ा था कि x और y दोनों इसमें नेगेटिव, इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव। -3i + 2j, -3i + 2j, ये दोनों ही नेगेटिव हैं। इसमें एक सिर्फ नेगेटिव है, इसमें दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसमें दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो अब मेरे पास ये तीसरा वेक्टर है। अगर मुझे ये ग्राफ मालूम ना हो, सिर्फ ये वेक्टर मालूम हो और इस तरह ये सिर्फ गिवन हो, तो मैं कह सकता हूं कि दो x कंपोनेंट भी मेरे पास नेगेटिव है और y कंपोनेंट भी मेरे पास नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर ये मुझे गिवन हो कि -3i + 2j, तो मुझसे कोई कहे कि कौन से क्वाड्रेंट का है, तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास x कंपोनेंट नेगेटिव होता है और पॉजिटिव जो होता है ये y कंपोनेंट होता है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो देखें हम फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं। एक चौथा वेक्टर है मेरे पास, जिसको मैं डी का नाम दे रहा हूं, तो ये है 3i लेट्स सपोज -2j। इसका मतलब ये है कि x कंपोनेंट इसमें पॉजिटिव है और y कंपोनेंट इसमें नेगेटिव है। अगर ये मुझे गिवन नहीं हो ग्राफ, सिर्फ ये गिवन हो, तो मुझे पता चल जाता है कि x कंपोनेंट का पॉजिटिव है और y कंपोनेंट का नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसके लिए एंगल किस तरह फाइंड करूंगा? इसके लिए एंगल किस तरह फाइंड करूंगा? इसके अलग-अलग फार्मूले हैं। अच्छा, तो कैलकुलेटर से अगर हम करें तो हो सकता है, लेकिन कैलकुलेटर जो है हमेशा हमारे साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्चुअल एंगल हमें देगा, एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द एंगल ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वेक्टर हो उसका एंगल का एक्चुअल रिजल्ट हमें कैलकुलेटर सही तरीके से देगा। लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ का कैलकुलेटर हमारे साथ एक्चुअल रिजल्ट नहीं देता, तो वो किस तरह हम फाइंड करेंगे? वो अब हम पढ़ेंगे। तो हमने एक फार्मूला पढ़ी है, क्या है वो फार्मूला कि थीटा is equal to tangent inverse ay मतलब 2 y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट 3, 2 डिवाइड बाय 3। जो रिजल्ट आ गया ये इसकी एंगल होगी, इसकी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 डिवाइड बाय 3। मैं नेगेटिव का साइन नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मैग्नीट्यूड है, ay डिवाइड बाय ax मैग्नीट्यूड है दोनों। क्यों? तो इससे भी एक वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होगी, एंगल तो सेम हो गई, लेकिन इसकी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है, एक्चुअल है, लेकिन ये वैल्यू हमारे पास एक्चुअल नहीं होती, एक्चुअल रिजल्ट ये नहीं होता क्योंकि वेक्टर चेंज है, एंगल ज्यादा है इसके बनिस्बत ये एंगल ज्यादा है। तो अगर हम इधर आ जाए तो ये सेम रिजल्ट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 डिवाइड बाय 3,
इससे थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 डिवाइड बाई 3, आई थिंक सो फॉर 33 आप खुद कैलकुलेट कर ले, लेकिन मेरे ख्याल से 33 आ रहा है। 33 तो सब में 33 आ गई, सब में 33 हो सकती है। इसका लेट सपोज 33 है, लेट सपोज इसका 33 है, एंगल 33, तो इसका भी 33 है, नहीं इसका तो 33 नहीं, और इधर से लेको इधर ये भी 33 नहीं, अगर हम इधर से इधर आ जाए तो फिर ये 33 है, नहीं ये तो नहीं हो सकता। तो देखें हम ये क्या कह रहे हैं कि ये भी 33 है, ये तो 33 नहीं हो सकता। और ये इसके साथ ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है कि ये भी 33 है, और इसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि ये भी 33 है। इस तरह तो नहीं हो सकता, सारे 33 तो नहीं हो सकते। देखिए एक छोटा एक बड़ा है, एक से बड़ा ये उससे भी बड़ा, 33 तो नहीं हो सकते। तो इसको एक्चुअल वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, अब ये हम स्टडी करेंगे कि किस तरह इस क्वाड्रेंट इसके क्वाड्रेंट के लिए तो हम डायरेक्टली इधर से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बिल्कुल ठीक है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कुछ कंडीशन है, और थर्ड के लिए और फिर फोर्थ के लिए एक ही कंडीशन है, एक फार्मूला लेके हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए हम अब करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए किस तरह होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए किस तरह होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए किस तरह होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बिल्कुल ही ठीक है, ये फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय ए एक्स कंपोनेंट, इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट को पहले करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेम है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट लेट्स सपोज ये है, और सेम वेक्टर को ले लेते हैं 3i प्लस 2j, दोनों पॉजिटिव है, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हम थीटा ले लेते हैं टेंजेंट इनवर्स 2/3 y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट, 33 आ गया। ये इसकी एंगल हो गई, ये इसकी एंगल हो गई, इसकी एंगल हो गई, ये थीटा कितना हो गया 33। समझ आई, समझ आई। अब सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं। देखें सेकंड में थोड़ा सा है, थोड़ी सी बातें हैं। देखें लेट सपोज मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं, लेट सपोज मेरे पास ये लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर है जो ये है, ये मेरे पास एक वेक्टर हो गया। तो देखें कह रहे हैं कि ये एंगल कितनी होगी, ये एंगल कितनी होगी, ये एंगल कितनी होगी। तो देखें मेरे पास लेट सपोज ये भी है -3i प्लस 2j, इस तरह का आता ना, -3i प्लस 2j, सेकंड क्वाड्रेंट है, मतलब x कंपोनेंट इसमें नेगेटिव और y कंपोनेंट इसमें पॉजिटिव होगा। तो देखें पहले तो आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 डिवाइड बाई 3, कितना आ गया, इससे हमें पता है कि 33 आता है, इससे कितना आता है 33 आता है। अब ये क्या करना है, ये कितना है, इधर से लेकर अगर हम इस तरह आ जाए इधर तक, डॉट के साथ में मेंशन करो, ये कितना है 180। तुम्हारे पास एंगल कितना आएगा, एंगल इज इक्वल टू, एंगल कितना आएगा, टोटल एंगल 180 टोटल माइनस ये थीटा, टोटल माइनस ये थीटा, टोटल माइनस ये थीटा, तो ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा, इसका कितना है थीटा, एंगल जितना है वो उसको हम इससे माइनस करें तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा। तो देखें पाई, अगर हम इस तरह कर ले 180 को हम थीटा से माइनस कर ले तो थीटा कितना है 180 माइनस 33, निकाल के जो भी आ जाता है तो ये इसका एंगल हो गया सेकंड क्वाड्रेंट के साथ, ये हमारे पास ये एंगल हो गया। मेरे पास इसे निकाल देंगे तो इतना, इसे निकाल देंगे तो 4 4 7
147 आ गया। कितना? 147। ये एंगल हो गया मेरे साथ। ये कितना हो गया? 147। तो ये मेरे पास एंगल कितना आ गया? 147 एंगल इसका आ गया, डिग्री इसका एंगल आ गया। तो ये था सेकंड क्वाड्रेंट के साथ। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जरूरी है कि यह फार्मूला याद करें। याद क्या करना है? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। और सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट की 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। तो इसके बाद देखिए थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, इतना मुश्किल नहीं है इसमें कुछ। थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं। लेट सपोज ये मेरे पास वेक्टर है, सेम 3 माइनस 3i माइनस 2j। ठीक है, यही ले लेता हूं। तो देखें सबसे पहले मैंने थीटा फाइंड आउट करना है। टेंजेंट इनवर्स 2/3 y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। माइनस का निशान नहीं लेना, इसके साथ सिंबल नहीं लेना, क्योंकि ये मेरे पास मैग्नीट्यूड है। तो ये 33 डिग्री आ गया मेरे पास। तो पाई मेरे पास हो जाएगा 180 प्लस थीटा। पाई इज इक्वल टू 180 प्लस थीटा कितना है? 33। तो कितना आ जाएगा? 310। तो मेरे पास ये 3 11 1 11 1 2 आई थिंक सो ये आता है, ये 213 आता है। तो इसका एंगल कितना होगा? इधर से 213 इसका एंगल हो गया, 213 इसका एंगल हो गया। तो ये था थर्ड क्वाड्रेंट। तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। पहले थीटा को आप फाइंड करना है, थीटा को, सिर्फ थीटा को। और फिर पाई किस तरह निकलवाना है? 180 प्लस ये थीटा, 180 इधर से इधर तक प्लस थीटा, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो देखें अब फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट, लेट सपोज ये मेरे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई वेक्टर लाई कर रहा है। कौन से में? फोर्थ क्वाड्रेंट में 3i माइनस 2j। y कंपोनेंट इसमें क्या है? नेगेटिव है। बस दफा आपको वेक्टर गिवन होता है और इसके साथ ये नहीं गिवन होता कि कौन से क्वाड्रेंट में, आपसे पूछा गया होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में। तो आपने कंपोनेंट को देखना है। अगर दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और अगर x कंपोनेंट पॉजिटिव है और y कंपोनेंट नेगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हमारे पास ये x कंपोनेंट नेगेटिव हो और y कंपोनेंट पॉजिटिव हो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट। अगर दोनों नेगेटिव हो तो ये थर्ड क्वाड्रेंट ही होगा। हमने अच्छी तरह ये पढ़ा। तो इसके बाद ये इसका मैग्नीट्यूड थीटा आपने फाइंड करना है। थीटा टेंजेंट इनवर्स 2/3 कितना आ गया? 33 आ गया। तो अब पाई कितना आएगा? 360। कितना है टोटल? इधर से लेकर कितना है? 360 माइनस थीटा, 360 माइनस ये थीटा, ये कितना आएगा? माइनस थीटा। इधर कितना है? 33 है। 360 माइनस 33 आई थिंक सो ये आता है, खुद कैलकुलेट कर ले, लेकिन ये आता है आई थिंक सो, इतना ही आता है। तो देखिए 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो इसका खुलासा क्या बना? खुलासा ये बना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास सेम टू सेम वही फार्मूला है और थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कुछ और है। देखें हम इधर लिख लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ay डिवाइड बाय ax, ये है। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एक तो ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास पाई इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। थीटा को इधर से फाइंड करेंगे तो इधर फोल्ड कर लेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास पाई इज इक्वल टू 180 प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पाई इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा। ये फार्मूले थे। तो देखिए ये क्या है? इसके फार्मूले फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए और थर्ड के लिए। ये फार्मूले जो है ये सेकंड में भी इस्तेमाल होता है, थर्ड में भी इस्तेमाल होता है, फोर्थ में भी इस्तेमाल होता है। आपने इधर पुट करना है वैल्यू, इधर पुट करना है ये वैल्यू।
ये वैल्यू इधर पुट करना है आपने। तो देखिए इसके साथ साथ आप हम करेंगे क्या, इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज, इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज कुछ यूं है कि मेरे पास एक वेक्टर गिवन है, क्या, एक वेक्टर गिवन है जो है 2√3 i, कितना, 2√3 i माइनस, लेट सपोज मैं लेता हूं -5j। तो आपने देखना है इसको, फर्स्ट वाला x कंपोनेंट जो है, x कंपोनेंट क्या है मेरे पास, पॉजिटिव है, और y कंपोनेंट क्या है मेरे पास, नेगेटिव है। x कंपोनेंट पॉजिटिव, y कंपोनेंट नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। कौन से में, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो एंगल आपसे मांग रहा है, कितना एंगल आपसे मांग रहा है। तो एंगल, तो एक फॉर्मूला ये भी है कि आप टेंजेंट इनवर्स 5 डिवाइड बाय 2√3, 5 डिवाइड बाय 2√3। तो देखिए इससे आ जाएगा 76 डिग्री। तो आप खुद देख ले, फोर्थ क्वाड्रेंट में कभी 76 एंगल आ सकता है, नहीं। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है 270 से लेकर 360 में ही आएगा, 270 से लेकर 360 में ही आएगा। 276 कहां से आ गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जरूरी है कि हम पाई इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा कर लें। पाई 360 आपको कहां से पता चलेगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, इधर से पता चलेगा। अगर फर्स्ट वाला हमारे पास x कंपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव और y कंपोनेंट हमारे पास नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपने वो अच्छी तरह याद करना है। तो देखिए थीटा की जगह मैं इधर 76 डिग्री लगा लेता हूं, तो ये मेरे पास एंगल आ जाएगा, ये मेरे पास एंगल आ जाएगा। कैलकुलेट कर लें, ये मेरे पास एंगल आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कहूं एक दूसरा एमसीक्यूज में कर लूं, तो देखें किस तरह होगा। लेट्स सपोज हमारे पास फोर्स है, फोर्स जो कि मैं ले रहा हूं -10, इसके साथ मैं ले रहा हूं 10 यूनिट न्यूटन, और ये माइनस इसके साथ साथ मैं ले रहा हूं 30 न्यूटन जे, ये ले रहा हूं। तो आपने देखना है, आपसे एंगल मांग रहा है, क्या एंगल मांग रहा है। तो देखें, तो आपने देखना है इसके ऊपर x कंपोनेंट नेगेटिव है, y कंपोनेंट नेगेटिव है, किस कौन सा क्वाड्रेंट है, दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट, दोनों नेगेटिव होंगे तो थर्ड। तो थर्ड, तो पहले आपने एंगल को फाइंड करना है, किस तरह, टेंजेंट इनवर्स 30 डिवाइड बाय 10, कैंसल आउट, जो भी टेंजेंट 3 से, जो टेंजेंट इनवर्स 3 से जो एंगल आती है, ये थीटा की वैल्यू हो गई, ये थीटा की वैल्यू जनरल से मैं, ये जनरल मैं ले रहा हूं। तो इसके साथ साथ मैं कहूं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। तो थर्ड का मतलब है पाई इज इक्वल टू 180 प्लस थीटा। तो 180 अपनी जगह, और थीटा से जो ये वैल्यू आई हुई है ये मैंने पुट करना है इधर, पाई। तो पाई इज इक्वल टू, ये ऐड करके ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो ये उसका ऑप्शन ठीक होगा, ये उसका ऑप्शन ठीक होगा। ये डायरेक्टली ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू, हमने कहा कि कैलकुलेटर जो होता है ये एक्चुअल वैल्यू सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल रिजल्ट हमें नहीं देता। तो इसलिए ये फार्मूला हमने यूज करना होता है, इसलिए ये फार्मूला हमने यूज करना होता है। इसके अलावा एक जनरल एमसीक्यूज आपको दे देता हूं, इस तरह भी आ सकता है। लेट सपोज आपसे कहा गया है कि एक वेक्टर है a, क्या a, जो कि है ax i माइनस ay j, और आपसे कहा गया है, कि ऑप्शन ए है 360 माइनस टेंजेंट इनवर्स। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सब कुछ दे रहा हूं, ay डिवाइड बाय ax, और इसके साथ साथ बी ऑप्शन में डाल रहा है कि 180 प्लस टेंजेंट इनवर्स ay डिवाइड बाय ax, और इसके साथ साथ सी ऑप्शन में मैं डाल रहा हूं, सी ऑप्शन में 180 माइनस टेंजेंट इनवर्स ay डिवाइड बाय ax, और डी ऑप्शन में मैं आपको दे रहा हूं कि
थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। तो क्या करना है आपने, सिंपली वेक्टर को देखना है, सिंपली वेक्टर को देखना है। वेक्टर ये एक्स कंपोनेंट ये पॉजिटिव है और ये वाई कंपोनेंट ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसका मतलब ये है एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास लाई करते हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमें मालूम है कि वाई कंपोनेंट जो था ये हमारे पास क्या था, वाई कंपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव था और एक्स कंपोनेंट हमारे पास नेगेटिव था। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट उसके बरक्स है, जो कि पॉजिटिव एक्स कंपोनेंट होता है और वाई कंपोनेंट जो नेगेटिव होता है। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, ये फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा। तो 360 थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स, ये लिख सकता हूं। तो कौन सा ऑप्शन आ गया इसमें, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। समझ आई। तो ये मैं लिख सकता हूँ, थीटा की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि थीटा की जगह हमने ये डायरेक्शन को फाइंड, एंगल को फाइंड करने के लिए, फर्स्ट करने के लिए हमने ये लिखा था, अब इसके बाद एक और टॉपिक है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, इसको हम एनालिटिकल मेथड या फिर एडिशन ऑफ वेक्टर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड भी कहते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। इसको मैं इधर लिख लेता हूं एनालिटिकल मेथड। कौन सा मेथड, एनालिटिकल मेथड मतलब कंपोनेंट को जमा करके हम ये कर देते हैं, कंपोनेंट को जमा करके हम लिख लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक ए वेक्टर है जो कि है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसके साथ साथ मेरे पास बी वेक्टर है जो कि बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये मेरे पास क्या है, वेक्टर हैं, दो वेक्टर्स, एक ए है और एक दूसरा मेरे पास बी वेक्टर है। एक ए वेक्टर है और एक दूसरा बी वेक्टर है। ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये मेरे पास फर्स्ट वेक्टर है। बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेट्स सपोज इसका रिजल्टेंट मेरे पास है, रिजल्टेंट एक्स को एक्स के साथ ए एक्स प्लस बी एक्स, आई को बाहर लिख लें, प्लस ए वाई प्लस बी वाई, मेरे पास जे को बाहर लिख लें, ए जेड प्लस बी जेड, के को बाहर लिख लें। ठीक है, तो अब देखें, लेट सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूं रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट, इसको नाम दे रहा हूं रिजल्टेंट ऑफ वाई कंपोनेंट, इसको नाम दे रहा हूं रिजल्टेंट ऑफ जेड कंपोनेंट। तो देखें आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस इसका आर वाई प्लस आर जी, ये हमारे पास क्या हो गया, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। ये इसका क्या हो, सॉरी मैंने ये नहीं लिखा, आई इसके साथ है, वाई इसके साथ है और जी के इसके साथ है। ठीक है, ये इसकी सिंबल मैंने नहीं लिखे, तो ये मेरे पास सिंबल इसके हैं, तो ये मेरे पास आ गए। तो ज्यादातर वेक्टर हमारे पास दे देते हैं और इसके बाद हमसे पूछ जाते हैं कि आर एक्स इसका क्या है, आर वाई इसका क्या है। आर एक्स का मतलब ए एक्स प्लस बी एक्स हमारे पास ऐड कर ले तो इसका आर एक्स हो गया। आर वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई हमारे पास कर दे तो ये आर वाई हो गया। ए जेड प्लस बी जेड हमारे पास कर दे तो मेरे पास ये आर जेड हो गया। ये वह हमसे पूछ जाते हैं ज्यादातर क्वेश्चन में, या फिर हमारे पास आर एक्स का मैग्नीट्यूड, आर वाई का मैग्नीट्यूड या फिर टोटल आर की मैग्नीट्यूड हमसे भी मांगा जा सकता है, जैसे कि हैं आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर अंडर दी रूट। हमारे पास ये इसका मैग्नीट्यूड है जो कि हमने पढ़ा है। तो एक एमसीक्यू इसके ऊपर कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। आसान सा मेथड है मेरे पास। लेट सपोज एमसीक्यूज हैं, लेट सपोज ए वेक्टर है हमारे पास, क्या है, ए वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के।
लेट सपोज इस तरह लिख लेता हूँ आसान सा, बी वेक्टर मेरे पास है जो कि 3i प्लस 2j प्लस या फिर माइनस 2k, इस तरह लिख लेता हूँ 2k। इस तरह मेरे पास दो वेक्टर क्या है, दो वेक्टर है मेरे पास। हमसे मांगा गया है कि r की मैग्नीट्यूड मुझे दे दें, r की मैग्नीट्यूड, इसका मतलब यह है कि a प्लस बी होल मैग्नीट्यूड हमारे पास दे दें। और इसके अलावा हमसे पूछा गया है कि rx हमें दे दे, और इसके अलावा ry हमारे पास दे दे, rz हमारे पास दे दे, और इसके साथ साथ हमसे पूछा गया कि rx का मैग्नीट्यूड हमारे पास दे दे, ry का मैग्नीट्यूड हमारे पास दे दे, और rz का हमारे पास मैग्नीट्यूड हमें दे दे। ये कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, एक दो वेक्टर से हमारे पास ये 7 क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्या है r, मेरे पास r 2, मैंने कहा कि x के साथ y के साथ 2 प्लस 3 कितना आ गया 5i, कितना 5i, माइनस 1 प्लस 2 ये कितना आ गया +1, मतलब कि जी सिर्फ +1। अच्छा, +1 माइनस 2 तो फिर कितना आ गया -1 के, ये मेरे पास क्या आ गया रिजल्टेंट। अब इसके मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 होल स्क्वायर प्लस इसके साथ 1 है 1 होल स्क्वायर माइनस +1 होल स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया 5 5 are 25 +1 +1 25 27 28 27 अंडर द रूट, ये क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड। इसका रिजल्ट क्या हो गया, इसका रिजल्ट 27 अंडर द रूट, ये इसका रिजल्ट हो गया। अच्छा, ये मेरे पास क्या है rx 5i, ये क्या है j ry, ये क्या है -k, ये मेरे पास rz है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों को मिटा के ये 5i है, ये मेरे पास +j है, ये मेरे पास -k है, ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लें, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 5 है, मतलब डायरेक्शन नहीं लेना इसके साथ, इसका 1 है और इसका 1 है, क्योंकि माइनस को हम इसमें नहीं लेते, इसमें हम नहीं लेते, मैग्नीट्यूड है। तो देखिए ये मेरे पास एमसीक्यूज था, कितने आसान सा एमसीक्यूज है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसलिए डिफिकल्ट लगता है। तो मेरे पास एक और अहम एमसीक्यूज है, एक दो एमसीक्यूज करके लेक्चर को फिनिश करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक और एमसीक्यूज है जो कि बहुत ही अहम है। तो देखिए हमसे कहा गया है इधर के दो वेक्टर हैं, सम ऑफ a एंड b मेरे पास दिया गया है। लेट सपोज मेरे पास है, हमें दिया गया है 2i माइनस 4j माइनस 2k, 2i इज 2i माइनस 4j माइनस 2k, ये मेरे पास क्या है, इसका सम हमारे पास 2i माइनस 4j प्लस 2k नहीं, ये मैंने प्लस 2k लेना है, एंड देयर डिफरेंस, और इसका डिफरेंस a b का डिफरेंस हमारे पास भी गिवन है जो कि 4i माइनस 2j प्लस 6k, 4i जो कि इन देयर डिफरेंस इज 4i माइनस 2j प्लस 6k, मेरे पास इसका डिफरेंस है -2j प्लस 6k। इसके साथ साथ हमसे पूछा गया है कि a वेक्टर क्या है, b वेक्टर क्या है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। हमसे पूछा गया है कि a वेक्टर क्या है, b वेक्टर क्या है, और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, b वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या है, हमसे ये पूछा गया है ये क्वेश्चन है। Sum of a and b is 2i minus 4j plus 2k and the difference is 4i minus 2j plus 7k। तो देखिए सम क्या है, सम ये सम है, इसका मतलब ये है कि a प्लस b क्या है 2i minus 4j plus 2k,
ये आ गया। अच्छा, इसका डिफरेंस a माइनस बी क्या दिया हुआ है, देखिए 4i माइनस 2j प्लस 6k, ये आ गया जी, बिल्कुल ठीक है। तो देखें एक प्लस बी है और एक माइनस बी है, ये तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस ए 2a, क्या बन जाएगा 2a, ये क्या बन जाएगा 2a। अच्छा, इसको ऐड कर दे तो 6i, क्या बन जाएगा 6i, इसको ऐड कर दे माइनस 6j, इसको कर दे प्लस 8k, ये आ गया। इधर 2 है, बोथ साइड पर 2 को डिवाइड कर दे, तो मेरे पास ये 2 पर डिवाइड हो गया तो 3i आ गया, ये 2 पर डिवाइड हो गया तो 3j आ गया, ये 2 पर डिवाइड हो गया तो 4k आ गया। ये मेरे पास ए वेक्टर आ गया, ये ए वेक्टर का रिजल्ट ये आ गया। अब ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड इसके साथ क्या होगा, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9 प्लस 4 4 जार 16, 9 प्लस 9 25, 25 के साथ 25 के साथ 9, तो फिर कितना बन जाएगा 34। तो इसका रिजल्ट भी आ गया, ये 34 है, 34 अंडर द रूट, और इसके रिजल्ट ये है, इसके रिजल्ट ये है। अब मेरे पास ए वेक्टर आ गया, अब इसके साथ साथ ये भी आ गया, बी वेक्टर अब हमने मालूम करें, क्या बी वेक्टर हमने मालूम करें, तो बी वेक्टर को किस तरह मालूम करूंगा, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए प्लस बी 2i माइनस 4j प्लस 2k a माइनस बी, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इधर माइनस का निशान लगाऊंगा ना, तो माइनस इधर लग जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, सारा के सारा इसकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस 4i प्लस 2j माइनस 6k, इसका सिंबल चेंज हो गई। अच्छा देखें, तो इधर देखें माइनस ए प्लस ए, ये आपस में कैंसल आउट, ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि मैंने माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दिया कि ये सब्ट्रैक्ट करना है अभी, ये क्या बन जाएगा 2b, ये क्या बन जाएगा 2b, ये क्या बन जाएगा माइनस 2i, ये आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, 2 माइनस 4i माइनस 2i आ गई, प्लस माइनस 4j प्लस 2k, तो क्या बन जाएगा माइनस 2j, तो इसके साथ साथ प्लस 2 माइनस 6, ये क्या बन जाएगा माइनस 4k, ये बन गया। तो इधर 2 अपने इस साइड पर इस पर साइड पर डिवाइड करने, तो बी वेक्टर मेरे पास आ जाएगा कितना, तो ये सिर्फ माइनस आई बन जाएगा, ये मेरे पास माइनस जे बन जाएगा, और ये मेरे पास माइनस 2k बन जाएगा। अच्छा, ये बी वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। अब बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करना है, 1 1 जार 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 जार 4 5 6, तो इसका कितना बन गया 6 स्क्वायर रूट, तो इसका कितना बन गया 6 स्क्वायर रूट, एक एक इसके साथ जो है एक है 1 है मेरे पास, इसका स्क्वायर प्लस इसके साथ 1 है, इसका स्क्वायर प्लस 2 इसका स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना बन गया, तो 6 अंडर रूट ही बन गया। तो ये मेरे पास ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ये मेरे पास इसमें कुछ क्वेश्चन थे, इसमें कुछ क्वेश्चन थे। अच्छा, इस तरह भी पूछा जा सकता है कि इसमें ए एक्स कितना है, तो ए एक्स इसमें क्या है 3, ए वाई कितना है 3, ए एक्स कितना है 3i, ए एक्स का मैग्नीट्यूड 3, ए वाई कितना है 3 माइनस 3j, तो ए वाई का मैग्नीट्यूड कितना है 3, ए जेड कितना है 4k, और ए जेड का मैग्नीट्यूड कितना है 4। इस तरह भी बी में भी आपसे पूछा जा सकता है कि बी एक्स कितना है, बी वाई कितना है, बी जेड कितना है, बी एक्स का मैग्नीट्यूड क्या है, बी वाई का मैग्नीट्यूड क्या है, बी जेड का मैग्नीट्यूड क्या है, ये सारे पूछ सकते हैं, इसमें पूछ सकते हैं। देखें, इसके बाद 2 एमसीक्यूज और हैं जो कि बहुत आम है, उसको भी करना है। ये ज्यादातर एमसीक्यूज इनडिकेट में ही आते हैं, ये ज्यादातर एमसीक्यूज मैं जो बुक यूज कर रहा हूँ उसमें ये एमसीक्यूज जो गुजरी हुई हैं इनडिकेट में आई हुई हैं, या फिर ईटा में जो वो गुजरी हुई हैं, वो सारे एमसीक्यूज मैं इधर करवा रहा हूँ। तो कुछ करके एमसीक्यूज मिस ना करें, क्योंकि हर एक एमसीक्यूज में एक ट्रिक जरूर होता है। आपने सोचा होगा कि हर एक एमसीक्यू जब मैं एमसीक्यूज करता हूं तो इसके ऊपर एक ना एक ट्रिक जरूर होता है, हर एक एमसीक्यूज में एक ना एक। कुछ एमसीक्यूज इस तरह होते हैं कि एक ट्रिक पर मैं 2 एमसीक्यूज करता हूं, लेकिन बहुत ये कम होते हैं, लेकिन ज्यादातर मैं इस तरह करता हूं कि ट्रिक्स को, हर एक ट्रिक्स को मैं टच कर लूं, हर एक ट्रिक्स को मैं टच कर लूं। तो इसलिए एमसीक्यूज एक और है, एमसीक्यूज मेरे पास ए है, ए जो कि 4 यूनिट, ए कितना है 4 यूनिट, कितना
4 यूनिट। और जो कि मेरे पास क्या है, इसका एंगल थीटा ए मैं दे रहा हूं, थीटा ए, तो ये एंगल बना रहा है कितना, 30 डिग्री। और मेरे पास बी वेक्टर है, एक बी वेक्टर है जो कि मेरे पास कितना है, लेट्स सपोज 3 यूनिट मैं लिख लेता हूं, 3 यूनिट, और ये 4 यूनिट होगी, 3 यूनिट बिल्कुल, थीटा बी कितना होगा, ये मेरे पास 120 है। तो आपसे कहा गया है कि इसका रिजल्टेंट मेरे पास क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, आर एक्स क्या होगा, आर वाई क्या होगा, रिजल्टेंट इसका क्या होगा, आर एक्स किसका क्या होगा, आर वाई इसका क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए इसका बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस से ये होता है, लेकिन एमसीक्यूज के लिए आपने लॉन्ग प्रोसेस नहीं, बहुत शॉर्ट सा टॉपिक, मतलब कि शॉर्ट सी वे आपने देखनी होती है कि उस वे से आप डायरेक्टली एमसीक्यूज हल कर सकें। तो देखिए किस तरह करेंगे, एंगल को देखना है, तो आपको एमसीक्यूज जब दी जाती हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको इतना मतलब कि मजबूर कर देते हैं लेंथी प्रोसेस पर, इस पर लेंथी प्रोसेस आपने अप्लाई नहीं करना, लेकिन वो जो टीचर उधर बैठा होता है वो उसको समझ आती है कि वो जो 5-6 मिनट इसके ऊपर जाया कर देता है, तो फिर तो ये एमसीक्यूज नहीं, ये तो क्वेश्चन है सारा के सारा, तो क्वेश्चन नहीं, इस तरह ट्रिक्स उसमें होते हैं, इस तरह एमसीक्यूज देते हैं जिस तरह इधर है। इसमें डिफरेंस कितना है, 120 माइनस 30 कितना है, 90। मतलब यह है कि ए बी दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ए बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब यह है अगर ए इस साइड पर है तो बी किस साइड पे है, ऊपर है, अगर ए इस साइड पर है तो बी किस साइड पर है, इस साइड पे है। रिजल्टेंट इसका ये, तो याद रखें अगर परपेंडिकुलर हैं, अगर ये 3 है, कितना 3, कितना है 4, सॉरी, अगर ये कितना है 3, तो इसका रिजल्टेंट हमेशा मेरे पास इक्वल होगा किस चीज के, 4i प्लस 3j, डायरेक्टली 4i प्लस 3j। अगर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, अगर r ये तो r हमारे पास आ गया 4i प्लस 3j, और rx का इसका कितना होगा, rx 4i, ry इसका कितना होगा 3j, ठीक है, और r कितना होगा 4i प्लस 3j, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 4, मैग्नीट्यूड rx मैग्नीट्यूड अगर मैं पुट करूं, ry का मैग्नीट्यूड कितना होगा 3 होगा, 4 4 आर 16, 3 3 आर 9, तो कितना 25, इसका मतलब ये है 5 इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। ये इस तरह ये ट्रिक्स यूज करते हैं, इसका बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसलिए इसमें ट्रिक्स देते हैं ये लोग, ये ट्रिक्स देते हैं। एक और एमसीक्यूज है जो आपने किया भी है, मैंने वेक्टर में किया भी है, लेकिन इधर इस तरह घुमा फिरा कर दे देती है कि समझ नहीं आती कि क्या है इसके ऊपर। आपको कहा गया है, लेट्स सपोज मेरे पास ए वेक्टर है जो कि बी के बराबर है, जो कि 20 यूनिट्स है, कितना 20 यूनिट्स, और आपसे कहा गया है कि थीटा जो है ए के साथ 40 एंगल बनाता है और थीटा बी के साथ हमारे पास 160 एंगल बनाती है। तो आपसे रिजल्टेंट का पूछ रही है, किससे, रिजल्टेंट सा पूछ रही है, तो कितना होगा सोच लें। मैंने ये किए भी हैं ये एमसीक्यूज, हालांकि मैंने सिंबल चेंज की और इसकी वजह से आप कंफ्यूज हैं। ये एमसीक्यूज मैंने बहुत लेंथी प्रोसेस के साथ मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी इसको किया है, अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन किया है, समझ भी नहीं आ रही है आपको तो, लेकिन चलो देखते हैं इसका डिफरेंस कितना है। ट्रिक बता रहा हूँ, इसके बाद हल करूंगा इंशाल्लाह, तो समझ आएगी कि ये एमसीक्यूज है। इससे पहले लेक्चर में लेट्स सपोज आई थिंक सो लेक्चर नंबर 3 में मैंने किया है, लेक्चर नंबर 3 में मैंने अच्छी तरह किया है, लेक्चर नंबर 5 है लेकिन लेक्चर नंबर 3 में मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, तो मैं अभी भी करूंगा। तो 120 का डिफरेंस है, 160 माइनस 40, और आपसे कहा गया है कि वेक्टर भी आपस में बराबर है। तो याद रखें अगर एंगल 120 हो और दोनों वेक्टर आपस में बराबर हो तो रिजल्टेंट भी इसके बराबर होगा, तो रिजल्टेंट भी इसके बराबर
होगा, रिजल्टेंट कितना होगा 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स ही होगा। तो मैंने ये कहाँ पर किया है, ये इस तरह किए हैं। देखें मैंने इस तरह कहा था कि अगर F1 इज इक्वल टू F2, F1 इज इक्वल टू F2, तो ये बराबर होगा F, सारे आपस में बराबर, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, जो कि F मेरे पास बराबर हो रिजल्टेंट का। लेट्स सपोज मैं ये नहीं लिख रहा हूं, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं कि एंगल इसमें है 120 ले रहा हूं। तो देखिए मैंने क्या कहा था, इसकी बस साइंस दे रहा हूं। रिजल्टेंट इज इक्वल टू, मैंने पढ़ा है कि F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, इस तरह पढ़ा है ना, अंडर द रूट, इस तरह पढ़ा है। तो मुझे पता है F1 F2 आपस में बराबर हैं, तो मैं F को पुट कर देता हूँ FF, तो ये कितना बन जाएगा 2F स्क्वायर, और ये आपस में 2F स्क्वायर cos थीटा की जगह मैं 120 को पुट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ये हो गया। रिजल्टेंट इज इक्वल टू, ये आपस में नहीं 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और cos 120 माइनस 1/2 के बराबर होता है। तो देखें ये 2 आपस में कैंसल, तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा इधर ले आता हूं, 2F स्क्वायर ये कैंसल आउट, माइनस इधर रह गया और इधर F माइनस F स्क्वायर ये रह गया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो देखिए रिजल्टेंट इज इक्वल टू, इससे हम निकालेंगे तो F स्क्वायर ही आएगा, ये कैंसल आउट। रिजल्टेंट इज इक्वल टू F क्या है, एक वेक्टर है, F क्या है मेरे पास एक वेक्टर है। अगर वेक्टर आपस में बराबर हो जाए, एंगल 120 आ गया, तो रिजल्टेंट मेरे पास एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। मैंने पढ़ा था बहुत अच्छी तरह पढ़ा था कि फोर्सेस, अगर कोई फोर्स नहीं वेक्टर की बात करो, अगर वेक्टर आपस में बराबर हो जाए और एंगल इसमें 120 आ गए, तो रिजल्टेंट भी एक के बराबर होगा। फोर्सेस आपस में बराबर, 120 मैंने पुट कर ली एंगल इधर, तो ये मेरे पास प्रोसेस हो गया, तो इधर रिजल्टेंट एक वेक्टर के बराबर हो गए, रिजल्टेंट उस वेक्टर के बराबर हो गए। तो ये था आज का लेक्चर। इसके बाद हमारे पास रहता है क्या, इसके बाद हमारे पास रहता है स्केलर प्रोडक्ट, और इसके जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और इसके बाद हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट जिसके हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे, और इसकी फिजिकल मीनिंग भी समझेंगे कि फिजिकल मीनिंग इसके क्या है। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।